इंदु वेलकम टू आशन क्लासी फ्रेंड्स। आज हम सी टेट दिसंबर 2024 में एनसीईआरटी हिस्ट्री में इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत के बारे में डिस्कस करेंगे। अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां थी। हम जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत दो देशों में विभाजित हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया यानी कि भारत। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, क्योंकि हमारा देश जो था वो संगठित नहीं था। लोग धर्म जातियों में बंटे हुए थे और स्टेट भी नहीं बने हुए थे, तो बहुत सारी परेशानियां थी। पूरे स्टेट को, पूरे देश को एकजुट में रखना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशानियां थी। तो वो ही देख रहे हैं आज हम। जब पाकिस्तान और इंडिया यानी कि जब भारत देश आज़ाद हुआ तो बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। इन लोगों के लिए रहने का इंतजाम करना और उन्हें रोजगार देना जरूरी था। इसके बाद रियासतों की समस्या थी। तकरीबन उस समय 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थी। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक बहुत मुश्किल वाला काम था। शरणार्थियों और रियासतों की समस्या पर फौरन ध्यान देना लाजमी था। लंबे दौर में इस नवजात राष्ट्र को ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सके। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया, डिवीज़न हो गया, दो कंट्री बन गई, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग शरणार्थी पाकिस्तान से इंडिया आए थे। और हमारा देश में क्या था कि राजाओं का शासन था, रियासतों में बंटे हुए थे, तो रियासतों को भी भारत में शामिल करना जरूरी था। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि अभी भारत की स्वतंत्रता को हुए खाली 6 महीने ही हुए थे कि सारा राष्ट्र जो था गहरे शोक में पड़ गया था, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी। गांधी जी और गोडसे के विचारों में मतभेद था। हिंदू और मुसलमानों को सद्भावना मानते हुए लोग इकट्ठे रहना चाहिए, महात्मा गांधी जी ये बोलते थे। और शाम को हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना और उन्होंने बताया कि हमारी जिंदगी की रोशनी बुझ गई है और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अब नहीं रहे। 1947 में भारत की आबादी काफ़ी बड़ी थी, तकरीबन 34.5 करोड़। यह आबादी भी आपस में बंटी हुई थी। इसमें ऊंची जाति, नीची जाति, बहुल हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय थे। इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे, आज भी बोलते हैं। उनके पहनावे में फर्क था, खान पान, काम धंधे, काम करने के तरीके में भी विविधता थी। इतनी विविधता, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी के साथ एक राज्यों को कैसे संगठित किया जाए, यानी कि पूरे कंट्री को अलग, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लोग जाति धर्म के आधार पर बंटे हुए हैं, तो उनको कैसे इकट्ठा किया जाए। एकता की समस्या के साथ ही विकास की भी समस्या थी। स्वतंत्रता के समय भारत की विशाल संख्या जो थी गाँवों में रहती थी। आजीविका के लिए लोग जो थे किसानी करते थे, यानी कि खेती बाड़ी करते थे और बारिश पर निर्भर थे। और अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की भी थी स्थिति बहुत ही खराब थी। अगर फसल चौपट हो जाती, यानी कि अगर बारिश ना होती टाइम पे, तो बढ़ई, बुनकर और कारीगरों की आमदनी पर भी संकट पैदा हो जाता था। शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुग्गी बस्तियों में रहते थे, जहाँ शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाओं की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस विशाल आबादी को गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज को बढ़ाना जरूरी था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण करना भी आवश्यक था, जिससे लोगों को क्या मिल सके, रोजगार मिल सके। एक तो विकास की प्रक्रियाओं को साथ साथ चलना तो था। अगर भारत के विभिन्न तबकों के बीच मौजूद मतभेदों को दूर ना किया जाता तो वे
वे हिंसक और बहुत खतरनाक टकरावों का रूप ले सकते थे। ऐसे टकराव देश के लिए महंगे भी पड़ सकते थे। कहीं ऊंची जाति नीची जाति के बीच, कहीं हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, तो कहीं कई और वजह से भी तनाव होता रहता था। अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते हैं तो और भी ज़्यादा भेदभाव, यानी कि अमीर गरीब में और ज़्यादा अंतर आ जाएगा, इक्वलिटी नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में जो अमीर लोग हैं वो गरीब, और शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों में भी फर्क जो है वो पैदा हो सकता था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उनके लिए एक समस्या ये भी आई कॉन्स्टिट्यूशन की। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। यद्यपि संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में ही आयोजित की गई थी, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे और वे बहुत सारी राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया था और जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। हमारा संविधान की यह खासियत है कि यह हमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है, अर्थात जिस भी युवक की आयु 18 वर्ष हो जाती है तो उसे वोट देने का अधिकार दिया जाता है। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में मिला था। वहाँ सबसे पहले संपन्न, अमेरिका और इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पर सबसे पहले संपन्न पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार दिया गया था। इसके बाद शिक्षित पुरुषों को, मजदूर पुरुषों को काफ़ी लंबे वर्ष संघर्ष के बाद यह अधिकार मिला था। महिलाओं को सबसे अंत में, वो भी लंबे जुझारू संघर्ष के बाद, उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था वोट के लिए। इसके विपरीत भारत में आज़ादी के कुछ समय ही बाद ये फैसला ले लिया गया था कि देश के सभी स्त्री पुरुषों को यह अधिकार दिया जाएगा, भले ही वे अमीर हों, गरीब हों, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, सभी को ही राइट टू वोट दिया जाए। संविधान की दूसरी विशेषता यह थी कि हमारे देश में क्या है, बहुत ज़्यादा जातियों धर्मों के लोग रहते हैं, तो नागरिकों को सम्मान यानी कि इक्वलिटी कैसे पैदा किया जाए। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था में हिंदू आदर्शों पर आधारित हो, कुछ सोचते थे कि पाकिस्तान का उदाहरण लेते थे कि वहाँ पर क्या किया जाए, मुसलमान। परंतु भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता, ना ही बनना चाहिए। मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाई की भी बड़ी संख्या थी। इसके अलावा पारसी, जैन और अन्य धर्मों के लोग भी थे। नए संविधान में इन सभी समुदायों के लोगों को ही वही अधिकार दिए जाए जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए, अर्थात सरकार किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहती थी। सभी को उन्होंने सभी इक्वल राइट दिए। हमारे संविधान की तीसरी विशेषता यह थी कि समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रोविज़न किया गया है। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली छुआछूत के चलन को ख़त्म कर दिया गया है। अब तक पहले क्या होता था कि हिंदुओं को ही मंदिरों में, यानी कि ऊंची जातियों के लोग ही मंदिर में जा सकते थे, जो कॉमन फैसिलिटी होती थी वो दूसरी जातियों वाले लोग नहीं जा सकते थे, और ना ही उनको इवन पानी पीने की इजाज़त होती थी। उनको छूत कहकर कहा जाता था, जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता। उम्मीदवारों के पास इतने अंग या शैक्षणिक योग्यता नहीं होती थी कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरी में जा सके। परंतु जैसा कि संविधान सभा के सदस्य H.J. खांडकर ने कहा था, हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं। अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों की संबोधित करते हुए खांडकर ने कहा था, हमें हजारों साल तक दबाकर रखा गया है। आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया है कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता और ना ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हैं। भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जातियों को भी विधायिका और नौकरी में आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जातियों की तरह इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया था और उनके साथ भेदभाव किया गया था।
आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से वंचित थे। उनके जमीन और जंगलों पर समुदाय से बाहर के ताकतवर लोगों का कब्जा होता जा रहा था। संविधान से उन्हें जो अधिकार मिले हैं उनका उद्देश्य इस स्थिति में सुधार लाने को था। संविधान सभा के सदस्यों में केंद्र और राज्य की शक्तियों और अधिकारों में भी बंटवारा किया गया है। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। उनका कहना था यदि केंद्र मजबूत होगा तो तभी तो वो पूरे देश की उन्नति के लिए सोचेगा। कई अन्य सदस्यों का मानना था कि राज्य को ज़्यादा स्वायत्तता और आज़ादी मिलनी चाहिए। मैसूर के एक सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसलिए बाकी देश में वो इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा। इसलिए उन्होंने क्या किया था कि स्टेट को और सेंटर को अलग अलग पावर्स दिए थे, अलग अलग कार्य दिए थे उनको। मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशल क्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों के ऊपर ही होना चाहिए, यानी कि जो लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए, यानी कि लोगों के वेलफेयर के लिए जो भी योजना है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विषयों को 3 भागों में बांटा गया था: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामले को रखा गया था। ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे। राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय ला दिए गए थे जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट की थी। संवर्ती सूची में वन एवं कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया था जिसमें केंद्र और स्टेट दोनों ही सरकारें फैसला ले सकती थी। संविधान सभा में भाषा के सवाल पर बड़ी तीखी बहस हुई। बहुत सारे लोगों का मानना था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भाषा की भी विदाई कर देनी चाहिए। उनका कहना था अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाया जाना चाहिए, परंतु जो लोग जैसे कि हमारे साउथ में लोग इंग्लिश बोलते हैं तो उन्होंने इसका विरोध किया। संविधान सभा में बोलते हुए टी कृष्णाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा, अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाला गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया, जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजों के इस्तेमाल का फैसला लिया गया, अंग्रेजी भाषा को अपनाया गया। यानी कि आज भी हम कह सकते हैं कि हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश है और एसोसिएटिव लैंग्वेज हिंदी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्यार से लोग बाबा साहब के नाम से पुकारते थे। वो एक मराठी भाषी दलित परिवार से थे। डॉक्टर अम्बेडकर एक जाने माने वकील और अर्थशास्त्री थे। उन्हें दलितों का एक महान नेता और भारतीय संविधान का जनक भी माना जाता है। संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया था। इनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जिनके नेतृत्व में सभी दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया था। संविधान सभा के सामने अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो इससे अमीर या गरीब, ऊंच नीच जातियों का फासला अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ भारत में अंतर्विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी तो सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक एवं आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करें। राज्य का पुनर्गठन कैसे किया जाए? जब भारत हमारा आज़ाद हो गया तो सबसे बड़ी समस्या यही थी कि राज्यों को कैसे इकट्ठा किया जाए। 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिन्होंने आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा प्रत्येक बड़े भाषी समूह का अपना अलग प्रांत होगा। आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई भी कार्य नहीं किया।
क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बंट चुका था। इसलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद यह स्वतंत्रता एक राष्ट्र की नहीं बल्कि दो राष्ट्रों को मिल रही थी। देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदू और मुसलमानों में भीषण दंगे हो रहे थे। लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे में ये चिंता स्वाभाविक थी कि हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह से बंटे या इस तरह से बंटवारा हो। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। विभाजन के बाद नेहरू ने कहा था, उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं जिन पर अंकुश लगाना और राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए। वरना जैसा पटेल ने कहा, इस समय भारत की पहली और आखिरी जरूरत यह है कि एक राष्ट्र बनाया जाए। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज़ आगे बढ़नी चाहिए। उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज़ को खारिज कर देना चाहिए। हमने ये कसौटी भाषीय वारांतों के सवाल पर भी अपनाई है और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में समर्थन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने वायदे से पीछे हट रहे थे। इसलिए जगह जगह असंतोष पैदा हो रहा था। कन्नड़ भाषी, मलयालम यानी कि सारी भाषाओं के लोग इस इंतजार में थे कि उनका स्टेट कब बने। सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिलों में दिखाई दिया गया। 1952 में जब आम चुनाव में नेहरू वहाँ प्रचार करने के लिए तो लोगों ने उनको काले झंडे दिखाए और हमें आंध्र चाहिए के नारे लगाए। उसी साल अक्टूबर में एक बूढ़े व्यक्ति गांधीवादी पोटी श्रीरामुलु तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा, श्रीरामुलु के समर्थन आगे आए, जगह जगह हड़ताल किए, जुलूस निकालने लगे। 58 दिन के अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी देहांत की खबर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर डाला। विरोध इतना था कि केंद्र सरकार को आखिरकार यह मानना पड़ा और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र एक राज्य बनाया गया। आंध्र की स्थापना के बाद दूसरे भाषाई राज्य भी मांग करने लगे। एक राज्य का पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। आयोग ने सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन किया जाए और प्रांतों की तय सीमा भी निश्चित की जाए। भारत के विशाल हिंदी भाषी क्षेत्र को बांटकर कई राज्य बना दिए गए। कुछ साल बाद 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषाएं 2 अलग राज्यों में बांट दिया गया। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग कर दिया गया। हरियाणा में हिंदी बोली जाती है तो पंजाब में पंजाबी। इस प्रकार दोनों अलग अलग स्टेट बनाए गए। जब रियासतों के शासक भारत अथवा पाकिस्तान से जुड़ने के लिए मान गए तो फिर उनकी रियासतें खत्म हो गई, परंतु 31 अक्टूबर 1956 तक कई ऐसी रियासतें को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बनाए रखा गया। इसलिए 1947 और 48 से 31 अक्टूबर 1956 की काल अवधि के लिए इन्हें भूतपूर्व रियासत कहा गया। जब हमारा देश बन गया, स्टेट भी बन गए, तो उसके बाद हमारे सामने समस्या थी कि विकास कैसे किया जाए। विकास के लिए योजनाएं बनाएंगी। भारत और भारतीयों को गरीबी से दूर करने के लिए और आधुनिक तकनीकी एवं औद्योगिक आधार पर निर्मित करना एक नए भारत का एक बड़ा लक्ष्य था। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। इस बार ज़्यादातर सहमति थी कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पर चलेगा। यहाँ राज्य और निजी दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। किसी क्षेत्र की क्या भूमिका होगी, अर्थात कौन से उद्योग सरकार द्वारा और कौन से उद्योग बाजार द्वारा यानी निजी उद्योग लगाए जाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इन सबको परिभाषित करना योजना आयोग का काम था। 1952 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। इस योजना में
इस्पात जैसे भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजनाओं आदि पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया। ये काम सरकारी नियंत्रण के अधीन था। भारी उद्योग पर यह जोर और अर्थव्यवस्था की राज्य नियंत्रण की कोशिश है अगले दशकों तक आर्थिक नीति यानी कि विकास को ज़्यादा ही प्रभावित करना था। इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक थे तो कुछ मुखर विरोधी भी थे। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा है, खाली इंडस्ट्रीज पर ही जोर दिया जा रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं पर नेहरू जी के विचार। प्रधानमंत्री नेहरू योजना प्रक्रिया के भारी समर्थक थे। उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम लिखे और अपने पत्रों में नियोजन के आदर्शों और उद्देश्यों की व्याख्या की। 22 दिसंबर 1952 में उन्होंने एक पत्र लिखा। पंचवर्षीय योजना के पीछे भारत की एकता और देश के विभिन्न जनसमूहों के विराट आपसी सहयोग की अवधारणा को निहित है। हमें यह हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस प्रक्रिया में सिर्फ सरकारी तंत्र ही महत्व नहीं होता, बल्कि जनता के उत्साह और सहयोग का भी विशेष महत्व होता है। हमारे लोगों को एक विशाल उद्यम, साझेदारी का उत्साह उन्हें अपने अगले उद्देश्य की ओर ले जाएगा। बेशक योजना बहुत सारे अर्थशास्त्रियों और ऐसे ही दूसरे लोगों की गणनाओं पर आधारित हो सकती है और होगी, परंतु केवल आंकड़े और संख्याओं से हालांकि ये महत्वपूर्ण है, ये किसी योजना में जीवन पैदा नहीं करते। जीवन का ये उच्चारण तो नहीं है। भिलाई इस्पात कारखाना की स्थापना 1959 में हुई थी। तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। छत्तीसगढ़ के पिछड़े ग्रामीण इलाकों में स्थित यह कारखाना आधुनिक भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण कारखाना था। कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। अन्य लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण हमारा एनवायरनमेंट जो है प्रभावित होगा। महात्मा गांधी की अनुयायी मीरा बहन ने 1949 में लिखा था, विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही मिलेगी। हमें क्योंकि एनवायरनमेंट के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से ज़िंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य जीवन जी सकते हैं।